जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD माफ कीजिएगा SSC CGL 2025 एग्जाम के लिए GS क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो क्लास है लगातार चल रही है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज की जो है ये इसकी 4th क्लास है, 4थी क्लास है। और इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें हम जो है तो 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आए थे GS के, हर साल जो है तो 25 क्वेश्चन आते हैं GS के SSC CGL में। तो उन सारे के सारे 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो SSC CGL 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ और ये बता दूं कि जो SSC CGL है, अभी इसकी जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। और जुलाई अगस्त तक जो है तो इसका एग्ज़ाम भी है। और आपने जो है तो इसका पूरा SSC ने जो एग्ज़ाम डेट का पूरा शॉर्ट नोटिस जो है तो उन्होंने निकाला था, तो आप उस नोटिस को देख सकते हैं जिसमें सारे एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे विलय नीति के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी या कैनिंग? तो देखिए, विलय नीति जिसको क्या हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? हड़प नीति। विलय नीति जिसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। रुक जाइए 2 मिनट। चलिए, तो विलय नीति जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, और इसको व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको क्या, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसके तहत क्या होता था कि जो भी राज्य है उस अगर उस राज्य का कोई वंशज नहीं है, उसके बाद उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसको जो है हड़प लिया जाता था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये जो विलय नीति है तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो जो तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और डलहौजी जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। ये 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और डलहौजी जिसने जो विलय नीति तैयार की थी, ये 1848 में ये तैयार की थी। और इसके तहत जो तो हड़प नीति के तहत, विलय नीति के तहत जो सबसे पहले हड़पा गया था, तो ये विलय किया गया था, ये सतारा को जो है सबसे पहले हड़पा गया था। फिर हम बात करते हैं डलहौजी की। आगे जो डलहौजी है, तो डलहौजी जो है तो ये भारतीय रेलवे का जनक, भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय पर जो है जो सबसे पहली रेल चली थी। और जो रेल चली थी ये कब? ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से ये चली? बोरी बंदर से लेकर, बोरी बंदर बोरीबंदर बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में। कहाँ? बोरीबंदर बम्बई से लेकर थाने के बीच में चली थी। और कितनी चली थी जो ट्रेन है? ये 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर चली थी। इसके अलावा डलहौजी जो है तो डलहौजी ने PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी 1854 में। और इसके अलावा जो है तो इसने टेलीग्राफ की भी शुरुआत की थी। टेलीग्राफ की शुरुआत की थी 1851 में। और इसने जो है तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है तो इसका मसौदा भी तैयार किया था। किसने? डलहौजी ने। फिर हम बात करते हैं विलियम बेंटिक। एलन बरो जी कुछ खास नहीं है। फिर हम बात करते हैं विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम एंड भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और विलियम बेंटिक जिसने सती प्रथा को ख़त्म किया, सती प्रथा 1829 एंड ठगी प्रथा 1830, इन दोनों को इसने ख़त्म किया था। और इसी के समय पर तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में जो है ये आया था विलियम बेंटिक के समय पर। फिर कैनिंग की बात करते हैं। तो कैनिंग जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एंड पहला वायसराय था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। कौन ये था?
कैनिंग। कैनिंग जो है जो भारत का पहला वायसराय था, इसी के समय पर जो है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति विलियम जो है तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही हुई थी, और इसी ने जो है तो इसको भी दबाकर रख दिया था। किसने? और इसके समय पर जो है तो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। किसके समय पर यह आया था? कैनिंग के समय पर। और कैनिंग जिसने जो है तो विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को लागू किसने किया था? लागू किया था कैनिंग ने, और इसका मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, और मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप जो है तो जब भी वीडियो देखते हैं तो इसके नोट जरूर बना, और नोट बनाने के बाद जो है तो जैसे ही वीडियो खत्म होती है 10 से 15 मिनट का छोटा सा रिकेप लेंगे, 10 से 15 मिनट का, ताकि आप जो है रिवाइज कर सकें। और जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ तो इनको जब आप नोट करेंगे तो जो रिवाइज करने का तरीका होगा, रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज आप जो है तो पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे। कम से कम जो है तो 3 बार रिवाइज करेंगे, ताकि आपको जो है ये चीज़ें जल्द से जल्द और आसानी से याद हो सकें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। और आपको सिर्फ एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं, तो सिर्फ एग्जाम तक नहीं, आप बाद में भी इन चीज़ों को नहीं भूल सकते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास ने डैश के साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो चित्तरंजन दास जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु, क्या देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। और जो 1922 का गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन आईएनसी का, यहाँ पर जो है ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। 1922 में गया अधिवेशन में जो है तो ये आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे थे चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु कहा जाता है। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कब? 1923 में। अब ये पूछा गया है इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी, तो इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी। किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ। अगर हम बात करें चित्तरंजन दास, तो स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और जो मोतीलाल नेहरू हैं इसके पहले सचिव थे, पहले सचिव थे। और इन दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। जो जवाहर मोतीलाल नेहरू हैं ये जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। किसके? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनके पिता हैं। फिर मोतीलाल नेहरू जिन्होंने 1919 का अमृतसर अधिवेशन यहाँ पर अध्यक्षता की, अमृतसर अधिवेशन आईएनसी का यहाँ पर अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1928 का जो अध्यक्ष कल अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में, यहाँ पर भी जो है ये अध्यक्ष थे। और 1928 में ही जो है तो मोतीलाल नेहरू ने जो है तो किसकी? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का पेश की गई थी, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी 1928 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस रिपोर्ट में जो है तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। फिर इसके अलावा हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो वल्लभ भाई पटेल कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल जो है तो ये इनको भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ये जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, यानी पहले होम मिनिस्टर एंड पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन? ये रहे हैं वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल जो है तो उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार। तो सरदार की उपाधि जो है उनको मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। कब? बारदोली सत्याग्रह के समय पर। बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये जो है ये गुजरात में हुआ था। कब? 1928 में ये हुआ था। किसानों का ये आंदोलन था, जिसकी जो है तो अध्यक्षता आप कह सकते हैं, इसका जो नेतृत्व किया था ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं पर जो बारदोली की महिलाएं थी तो इन्होंने ही जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आप सीधा सीधा आंसर लगाएंगे कि वहाँ की जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने दिया था। अगर बारदोली की महिलाएं नहीं आता ऑप्शन में, तब आप लगाएंगे कि महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया था। फिर इसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, कराची
अधिवेशन यहाँ पर जो है ये अध्यक्ष रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जो है तो उनकी एक मूर्ति प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा जिला गुजरात में। कहाँ पर? नर्मदा जिला गुजरात में ये स्थित है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी हाइट जो है तो 182 मीटर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसको अगर पूछा जाए कि इसको डिजाइन किसने किया तो इसका जो डिजाइन तैयार किया था ये किया था राम वी सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया और इसको बनाया था लॉरेंस लॉरेंस और टुब्रो ने जो है इसको बनाया था। तो ये सारी चीजें हैं जो वल्लभ भाई पटेल के बारे में। फिर हम बात करते हैं अब राजेंद्र प्रसाद जो है तो ये भारत के पहले एंड सबसे लंबे समय तक पहले और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो है तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। इसके अलावा जो है तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। फिर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले एंड सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये जो है 1947 में प्राइम मिनिस्टर बने तो तब से लेकर 1964 तक जो जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये जो है ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू जो है तो इनके बारे में एक चीज़ और जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था यहाँ पर जो है तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। और इसी लाहौर अधिवेशन में जो है तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार कहाँ पर ये की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जब इसमें अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है तो ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। और इनको 1955 में जो है तो ये भारत रत्न मिला। भारत रत्न कब इनको? 1955 में भारत रत्न दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और इनकी एक किताब है, इनकी किताब का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस समिति ने एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की? किसने की थी? ये शाह समिति, मालेगाम समिति, कामत समिति या हुसैन समिति। तो नई श्रेणी गठन की सिफारिश की थी मालेगांव समिति ने। किसने? मालेगाम समिति ने की थी। नेक्स्ट हेरोड डोमर विकास मॉडल बचत तथा निवेश की भूमिका को उजागर करने के लिए जाना जाता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी? यानी हेरोड डोमर विकास मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो जो पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। अगर पूछा जाए कि जो पंचवर्षीय योजना है इनका विचार, इनका कॉन्सेप्ट ये कहाँ से लिया गया? तो इनका जो कॉन्सेप्ट लिया गया था पंचवर्षीय योजनाओं का तो लिया गया था सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन रूस से। सोवियत संघ रूस से जो है तो इसका विचार लिया गया था। और हमारे भारत में टोटल कितनी? हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली यानी 12 5 ईयर प्लान चले। तो देखिए पहली तो 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66, चौथी 1969 से 74। फिर हम बात करते हैं पांचवी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ये है पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 4 तक तो हमने बात कर ली। पांचवी की अगर हम बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है
तो ये 1974 से 78, छठी 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं 1997 से लेकर 2002, 10वीं 2002 से लेकर 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली। तो ये है आपकी सारी की सारी पंचवर्षीय योजना जो भारत में चली थी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना जो हेरोडोन विकास मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य डैश है और ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य है, तो ये कहाँ से, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं, जहां पर हमें कितने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये दी गई हैं। अगर हम बात करें तो जो एक 42वां संशोधन अधिनियम हुआ था, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत जो है तो संविधान में जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितनी? 10 मौलिक कर्तव्य यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। फिर इसके अलावा एक 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था, कब? 2002 में। इस संविधान संशोधन के तहत जो है तो संविधान में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जो द्वारा जोड़ा गया था। और जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पहले ही जोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य डैश है। तो क्या है? तो मौलिक कर्तव्य जो है तो ये सांविधिक है। क्या? ऑप्शन सी सांविधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमित्री मेंडेलीव ने रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? तो इन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध करते हुए। तो दिमित्री मेंडेलीव जो है तो ये एक रूसी वैज्ञानिक है। कौन से? रूसी वैज्ञानिक है। और जो इन्होंने क्रमबद्ध करते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार किया था 1869 में, 1869 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। तो फीफा विश्व कप जो कि 2026 में होना है अब, तो 2025 चल रहा यानी अगले साल 2026 में होगा। तो ये कहाँ पर होगा? तो देखिए अगर हम बात करें फीफा विश्व कप जो कि किससे? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से ये संबंधित है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, फर्स्ट वाला, तो जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 1930 में हुआ था। ये कहाँ पर? ये हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे में हुआ था। और इसका जो विनर था, इसका विनर कौन था? तो उसका विनर भी कौन था? ये था, विनर भी उरुग्वे ही था। फिर इसके बाद जो अभी लास्ट वाला फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो ये हुआ था 2022 में। कब? 2022 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कतर में ये हुआ था। इसको होस्ट कंट्री कौन सी थी? कतर। और इसका जो विनर था, तो इसका जो विनर था, विनर, तो विनर जो था तो ये था अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना जो है मेसी की टीम है। इन्होंने जो है अर्जेंटीना ने ये इसका विनर था 2022 में जो हुआ था फीफा विश्व कप। अब जो नेक्स्ट वाला है 2026 में होना, ये तो पता चल गया, लेकिन अब हमको ये बताना है कि ये होना कहाँ पर है। तो ये कहाँ कहाँ पर होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कहाँ पर? मैक्सिको में ये होना है। फिर इसके बाद जो है तो ये एक और होना है। कब? जो नेक्स्ट वाला होगा इससे नेक्स्ट है, तो 2026 के बाद जो है ये 2030 में होगा। कब? जो फीफा विश्व कप ये हर 4 सालों बाद होता है, 26 के बाद 2030 में होगा। कहाँ कहाँ पर? ये होगा मोरक्को में, मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल। पुर्तगाल, इन 3 जगहों पर होगा 2030 में। अगर पूछा जाए कि फीफा विश्व कप जो है तो सबसे ज्यादा किसने जीता, तो सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने। किसने? ब्राजील।
ब्राज़ील ने सबसे बार जीता, कितने ज़्यादा बार, कितने बार, 5 बार। फिर इसके अलावा जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली जो है तो इसने कितनी बार, तो जो जर्मनी और इटली हैं इन्होंने जो है तो ये कितने 4-4 बार जीता है, कितने 4-4 बार जीता है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना ने कब, तो अर्जेंटीना ने जो है ये 3 बार जीता है, तीसरी बार जो है तो उन्होंने 2022 में जीता था। इसके अलावा जो फ्रांस है, फ्रांस एंड उरुग्वे, फ्रांस और उरुग्वे जो है तो इसने 2-2 बार जीता है। और इसके अलावा इंग्लैंड एंड स्पेन, इंग्लैंड और स्पेन ने कितनी बार, इंग्लैंड और स्पेन ने जो है ये 1-1 बार जीता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एथेनॉइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने के आधारभूत मसाले में किया जाता है। तो एथेनॉइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्याय है। अगर हम बात करें इसका, तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है ये होता है CH3COOH, ये होता है इसका फॉर्मूला। और जो ये किसका पर्याय है, तो ये जो है तो ये सिरका का, किसका, सिरका का पर्याय है। नेक्स्ट, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यकी हैं। तो जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम से तो संबंधित है, इसके साथ साथ जो है ये ओडिसी से भी संबंधित है। किससे, ओडिसी से ये संबंधित है। कथकली जो है तो ये कहाँ का, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और जो भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का, कहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये होगा 5। अब इसके बाद हमारे, हम सबको पता है हमारे देश में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य, तो 5 तो यहीं पर हो गए। 3 अगर हम बात करें, फिर मणिपुरी आ जाता है, मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है तो कहाँ का, बहुत ईजी, मणिपुर का। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है तो ये कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम ये कहाँ का, तो मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस तरीके से ये हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य की भी है। नेक्स्ट, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है तो ये कहा जाता है ये भारत की पहली मस्जिद भी है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो गुलाम वंश का संस्थापक था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो इसी ने जो है तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट, माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो माटी अखाड़ा जो है तो ये कहाँ से, ये सत्रिया से संबंधित है। और ये जो माटी अखाड़ा ये कहाँ पर, ये असम में होता है। कहाँ पर, असम में होता है। और जो सत्रिया है ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो जो है तो ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग के लिए है। और इसमें जो है तो 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। तो ये कौन थे, तो जो थे तो ये थे बिस्मिल्लाह खान। कौन, बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई वादक है। शहनाई, किससे, शहनाई वादक हैं ये। और जो बिस्मिल्लाह खान है तो इनको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। कौन सा, भारत
रत्न 2001 में इनको दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। और बाकी सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन और रविशंकर, इनके बारे में आप बताएंगे कि ये जो है तो ये किससे संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस कांच की सीलबंद निर्वात नलिका की पहचान कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पुंज होता है जो प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित होता है। कैथोड किरण नलिका, फ्लैट एरे ट्यूब, प्रकाश उत्सर्जक डायोड नलिका या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है, तो उस कांच की सीलबंद नलिका की पहचान कीजिए, तो यह है कैथोड किरण नलिका। कौन सी? कैथोड किरण नलिका। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी जो संयंत्र है तो ये है मुरी एल्यूमिना संयंत्र, जो कि कहाँ पर? ये रांची में स्थित है। रांची से 65 किलोमीटर दूर, रांची झारखंड में ये स्थित है। और ये कौन सी? ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, रांची से 65 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? बहुत इजी है। तो राजगीर चिड़ियाघर, तो राजगीर के नाम से ये याद आ जाता है क्योंकि राजगीर जो है ये नालंदा बिहार में पड़ता है, और ये कहाँ पर? ये बिहार में स्थित है, राजगीर चिड़ियाघर। और जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसको ओपन किया गया था 2022 में, जो है इसको ओपन किया गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो डायरेक्ट फ्री किक बहुत इजी क्वेश्चन है। ये किससे? ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये जो इतने इजी क्वेश्चन, ये इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों को आनंददायक अधिगम के अनुभव के लिए पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को डैश दिनों की अवधि के लिए शुरू हुआ था। तो ये जो 1 जनवरी 2022 के बारे में बात हो रही थी, और ये जो है तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। तो ये कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 100 दिन की अवधि के लिए। पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था, और ये 100 दिनों के लिए था। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, तो ये कब? ये जो है तो ये 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन एक सार्वजनिक व्यक्तित्व से संबंधित है, तो बहुत इजी है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे? महात्मा गांधी से संबंधित है। और ये 2 अक्टूबर इनकी जयंती पर शुरू किया गया था 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी, जिनको हम क्या मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, इनको जो है तो ये जो है ये 9 जनवरी 1915 में ये भारत लौटे। भारत लौटे। कहाँ से लौटे थे? तो ये लौटे थे ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से जो है ये भारत लौटे थे 1915 में। महात्मा गांधी, जिनको महात्मा भी कहते हैं, महात्मा, तो इनको महात्मा जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर इसके बाद इनको कहते हैं बापू। तो इनको जो बापू कहा था, तो ये कहा था बापू राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने जो है इनको बापू कहा था। फिर इसके बाद राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता इनको किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। इसके अलावा इनको अर्धनग्न फकीर यानी हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर जो है तो उनको कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने, जो है प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने जो है तो उनको अर्धनग्न फकीर कहा। इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। साबरमती का संत, क्या साबरमती का संत भी कहा जाता है गांधी जी को। इसके अलावा गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है। 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1919 रोलेट सत्याग्रह, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे के सारे जो आंदोलन है किसके? महात्मा गांधी के। और इन्होंने करो
या मरो, यानी डू और डाई, करो और मरो, डू और डाई का नारा दिया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, जो 1942 में इन्होंने ये नारा दिया था। इसके अलावा इनकी जो कुछ पत्रिका हैं, इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। ये पत्रिकाएं किसकी हैं? ये पत्रिकाएं लिखी महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी जो है तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी। महात्मा गांधी की जो किताबें हैं तो ये हैं माय एक्सपेरिमेंट्स, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये पुस्तक भी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये किताब किसने लिखी? ये भी लिखी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज ये किताब भी लिखी, और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स ये किताब भी किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की जो है तो ये कहाँ पर, इनकी जो है तो ये 30 जनवरी 1948 को जो है तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी और इनकी हत्या कर दी थी। फिर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात कर चुके हैं, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर, ये सारी बातें हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। और फिर हम बात करते हैं अब लाल बहादुर शास्त्री के। तो इनके बारे में हमने बात नहीं की। तो लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। ये 1964 से लेकर 1966 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री, इन्हीं के समय पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब? 1965 में। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इन्होंने इसी युद्ध में, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पर एक नारा दिया था। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता, तो जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में। कब? 10 जनवरी 1966 में जो है ये समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम था अयूब खान, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस ये जो है तो ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए ये ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इसी समझौते के बाद जो है तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी रात में ही, यानी 11 जनवरी 1966 को जो है हार्ट अटैक आने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं ऐसे जिनकी जो मृत्यु हुई ये देश के बाहर हुई थी, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और 1966 में ही इनको भारत रत्न मिला। क्या? भारत रत्न भी मिला। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति पहले कि जिनको जो है मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत पहली बार मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया, तो देखिए किसको मिला था मरणोपरांत भारत रत्न? तो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो है पहले रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके थे। नेक्स्ट लेते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। दिसंबर 2021 में डैश ने देश की स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। तो किसने किया था? तो किया था ये एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1966 में हुई थी शायद। रुक जाइए 2 मिनट।
हाँ बिल्कुल सही है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये है मनीला फिलीपींस। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, किस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र जारी रहा? तो किस वर्ष तक? तो ये 1971 तक जो है तो दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्र अधिकार जारी रहा। नेक्स्ट, 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पौधों के जीवन का अध्ययन करने के लिए कौन सा पारिस्थितिकीविद प्रसिद्ध है? तो जो पारिस्थितिकीविद है ये है हेनरी चैंडलर काउल्स। हेनरी चैंडलर काउल्स। नेक्स्ट, पृथ्वी की कौन सी परत भूप्रपटी को करोड़ से अलग करती है? तो ये है मेंटल। तो मेंटल जो है तो पृथ्वी की ये परत जो है तो ये भूप्रपटी को करोड़ से अलग करती है, मेंटल। नेक्स्ट, लौह युग का नाम बताइए। सॉरी माफ कीजिएगा। लौह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप से शुरू होकर औजारों और हथियारों में लोहे के अधिकतर डैश का स्थान ले लिया था। तो किसका? तो ये कांस्य का स्थान ले लिया था, इसलिए इसको लौह युग का नाम इसलिए रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पारो तसेचु नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो पारो तसेचु नामक जो त्योहार ये मनाता है ये भूटान मनाता है। कौन मनाता है? भूटान। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजी 2025 के लिए, जिसमें हमने 27 जुलाई 2023 के जो शिफ्ट सेकंड थे इसके हमने 25 क्वेश्चन पढ़े जो कि जीके जीएस में पूछे गए थे। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय। थैंक यू।